कल वाले पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया था आपको और बहुत सारे बच्चों का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था और डाउट किसी बच्चे ने कुछ पूछा नहीं। अब यह तो आपने पढ़ा ही नहीं या मास्टर इतना बढ़िया है कि डाउट आने नहीं देता। क्या अब इसमें कौन सा वाला सही है ये आप मुझे बताएंगे। हाँ, एक बच्चे का डाउट आया था, मेंढर से था कोई बच्चा, पता नहीं क्या नाम था। उन्होंने पूछा था कि सर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। ये सवाल अच्छा लगा मुझे और बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने ग्रुप ओपन किया था, अच्छे सवाल पूछे थे। ज़्यादातर तो इकोनॉमी के ही पूछ रहे थे बच्चे। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो अब इसका फ़र्क मैं आपको खुद ही बता दूं, यानी कि आप खुद ही बता देंगे। ये कोई पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी में इतना पानी है, यानी कि 1000 लीटर पानी है इसमें। ये नलका है, ये ऊपर नलके की टूटी है और ये पानी आ रहा है। आप मुझे बताओ, इस पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी है, तो जब हम नलका ओपन करते क्या 1000 लीटर सारा का सारा एकदम आ जाता? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा पानी नलके से आता है। तो जो नलके से थोड़ा थोड़ा पानी आता है वो करंट है और जो टोटल पानी सेव है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पता चल गया? बस खत्म बात। नहीं चला? चलो, अब आप सोचते होंगे मास्टर जी अगर पेपर में आए कि इनमें क्या फ़र्क है तो हम वहाँ पे ये नलका और टंकी बताएंगे का। तो पहली बात तो ये कि ऐसा सवाल पेपर में कभी नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि लेमैन लैंग्वेज में लर्न करने का तरीका ही कुछ अलग होता है, मज़ा आता है, फील होता है। अब मैं आपको ज़रा टेक्निकली भी बताता हूँ। देखो, ये कोई वायर है और इस वायर के आगे बल्ब लगा है और इस बल्ब को हमने पीछे से बिजली प्रोवाइड की है, यानी कि इसकी ये जो तारें हैं, ये तारें हमने सॉकेट में लगा दी यहाँ पे। तो यहाँ से कितनी पावर आ रही, कितना वोल्टेज आ रहा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ से 1 सेकंड में कितने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उसको बोलते हैं करंट। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया, इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग इन यूनिट्स इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसको बोलते हैं करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस होता टोटल वर्क डन, टोटल जो पावर है या टोटल जो फोर्स आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको बोलते हैं करंट। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो अब फिर से मैं क्लियर करूंगा, मगर नोटबुक ओपन कीजिए और जहां हमने लिखा है ओम्स लॉ, वहां से शुरू करते हैं। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, नहीं इससे पहले लिखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अच्छा, पहले मैं इस पे थोड़ा सा ना फोकस करता हूं, किस पे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़े। जैसे देखो, मैं यहां लिखता हूं 2 और यहां लिखता हूं 3, यहां लिखता हूं 3, यहां लिखता हूं 4, यहां लिखता हूं 4, यहां लिखता हूं 5, यहां लिखा 5, यहां लिखा 6, यहां लिखा 6, यहां लिखा 7। अब आप बड़े बच्चे हो तो आपको मैं ये एग्जांपल दूंगा। अगर यही चीज मैं पढ़ा रहा होता किसी छोटी क्लास में तो मैं यहाँ पे सीसा की एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार मैं क्लास में दे भी देता हूँ बच्चों को सीसा की एग्जांपल से भी। वो सीसा होता ना पार्क में, यहाँ बैठे तो देखते जाइए। आप देखो, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे?
ये चीज बढ़ती 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 6। जैसे जैसे ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। अब अगर 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 मैं ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के क्या लगाना पड़ता है? इक्वल टू। क्या ये इक्वल टू है? नहीं है ना। अब ये इक्वल कब होगी? जब यहां पे कुछ ऐड करूंगा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल लगाऊंगा, क्या ये इक्वल है? इक्वल तब होगी जब यहां पे कुछ ऐड करूंगा। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं और फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो था ही, साथ में एक कांस्टेंट, यही वो कांस्टेंट है, यही वो कांस्टेंट है, और इसको भी हटा के इक्वल लगाया +1, यही वो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और यहां से I की वैल्यू होती है I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। दिस इज ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस क्या होता है तो उसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ना, देखते चले जाओ। देखो, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, दिस इज एनी कंडक्टर, ये मैंने आपको बताया भी था, और इस कंडक्टर को हमने दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है यहां तक। अब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन 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 आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आते हैं तब पॉजिटिव टर्मिनल से होल 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 आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? होल्स, या इनको प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, इधर से आ रहे हैं होल्स, इधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को रोकेंगे। यही रोकने वाली रोकने वाली फोर्स लग रही है। होल रोक रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे, होल रोक रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे। अब समझना कंसेप्ट, अगर होल इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं तो तब इसमें से कंडक्टिविटी होगी नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी कंडक्ट करेगा ना, और तभी ये करंट गुजरेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर होल जरा कम स्ट्रांग होंगे तो इलेक्ट्रॉन इसको रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे। इलेक्ट्रॉन जा रहे, होल रोक रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे, होल रोक रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे, होल रोक रहे। जब जब होल रोक रहे, इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहे, इन दोनों के बीच एक टग ऑफ वार होती है, और इसकी वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता? बढ़ जाता। तभी हीटर की कॉइल में से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उनको होल्स रोकते हैं, रोकते इतना ज्यादा रोकते हैं कि हीटर की कॉइल गर्म हो जाती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटर की कॉइल गर्म और लाल क्यों हो जाती? क्योंकि होल रोकते हैं। बल्ब से लाइट आती है, बल्ब जलने लगता है क्योंकि होल रोकते हैं। प्रेस में से हम लाइट गुजारते हैं तो प्रेस गर्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। एक वायर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और वायर गर्म नहीं होती, क्योंकि वायर्स में होल का अमाउंट जरा कम और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जरा ज्यादा होता, क्योंकि तार से हमें कंडक्टिविटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चाहिए होता है। ठीक है यहां तक? तो अब यही जो अपोजिंग फोर्स है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से बड़े सवाल आते हैं पेपर में, बहुत ही ज्यादा, और ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। देखो, अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? तो लिखो, it is
अपोजिंग फोर्स, इट इज अपोजिंग फोर्स। किसको अपोज करती है? इट इज अपोजिंग फोर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई आर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM। क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने ही दिया था ना ये कंसेप्ट, तो ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये होता है रेजिस्टेंस। अब आगे पेपर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल आते हैं, जो मैं चाहता हूं आप फील करो और फील करने के बाद इनको पढ़ो। देखो, इसको मैं चलता हूं आगे। देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। वो वाले फैक्टर जिन पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब मैं यहां पे बनाता हूं एक डब्बा, डब्बे में मैं समझाऊंगा कंसेप्ट, ठीक है। यहां पे हम समझेंगे कंसेप्ट और यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, क्या क्या फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, एक कंडक्टर है ये, और दूसरा कंडक्टर है ये वाला एरिया जितना इसका है A, उतना ही इसका भी है A। इसकी लेंथ है L, यानी कि ज्यादा लंबा है, और इसकी लेंथ है कम, छोटी। आप मुझे ये बताओ, ज्यादा रेजिस्टेंस पहला वाला कंडक्टर देगा या दूसरा वाला देगा? ये बताओ। अगर आपके जहन में आ रहा कि दूसरा वाला कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, तो ये वाली बात निहायती गलत है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन आ रहा, इलेक्ट्रॉन आ रहा, इलेक्ट्रॉन आ रहा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लंबी जगह है चलने के लिए, होल्स को भी ज्यादा लंबी जगह है चलने के लिए। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच कोलिजन होगा, और जब लेंथ ज्यादा है तो कोलिजन भी ज्यादा होगा। जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी होगा, और इसमें जगह कम है तो यानी कि लेंथ कम है तो कोलिजन भी क्या होगा? कम। जितनी कोलिजन ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पे आप लिख सकते हो, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो डिक्रीजेस। हीटर की कॉइल जब हम खरीदते थे तो उसको लंबा करते थे, काट के उसको लंबा करते थे। जितनी कॉइल लंबी होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना ग्लो ज्यादा करेगी, उतनी हीट ज्यादा देगी। यह हो गया पहला पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये क्लियर किया है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या? देखो, एक कंडक्टर ये है
और एक कंडक्टर ये है, दोनों कंडक्टर की लेंथ बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है, मगर इसका ये जो एरिया है ना, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया होता है ना, कितना मोटा है कोई चीज, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। अब आप बताओ ज्यादा रेजिस्टेंस कौन देगा? अच्छा, फिजिक्स में आपको लिखना पड़ता है, तो मैं ऐसा किया करूंगा, फिजिक्स का लेक्चर जरा कम बनाया करूंगा, यानी कि कम लेंथ वाला, और जिन सब्जेक्ट का लिखा हुआ है ना, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, वो वाला लेक्चर्स हम क्या करेंगे, जरा लंबा बनाएंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ है आपके पास और ये लिखना पड़ता है, तो ये जरा मैं छोटा बनाऊंगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, इसको मैं 35-40 मिनट के बीच रखा करूंगा, ठीक है? चलो, आप खुश हो गए हो ना? हाँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा ए है। बताओ ज्यादा रेजिस्टेंस कौन देगा? कौन देगा? अगर आप सोच रहे हो पहला वाला ये, तो आप सोच रहे हो सही या गलत, मुझे नहीं पता। देखो, मैं पहले एग्जांपल बताता हूं। आपने कभी ना कभार जिंदगी में पाइप से पानी तो डाला होगा ना, खेतों में। पाइप के सामने आगे आप क्या रखते हो? उंगली, यहां पे उंगली रखते हो। क्यों? ताकि ये एरिया कम हो और ये पानी जोर का आगे जाए, दूर पहुंचे। जितना एरिया होगा ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये होल, ये होल, अब एरिया ज्यादा है ना, खुला है ना, तो जब एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और होल की कोलिजन के चांसेस कम हैं। इलेक्ट्रॉन्स के और होल के कोलिजन के चांसेस क्या हैं? कम। यहां पे एरिया तंग है, टाइट है, तो ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, कोलिजन के चांसेस क्या हैं? ज्यादा। जितना कोलिजन होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा। यानी कि अगर एरिया खुला है, यानी कि अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस होगा कम, और अगर एरिया तंग है तो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। यानी कि दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एंड इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस और रेजिस्टेंस इंक्रीज। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। आपने सुना होगा सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इसलिए बेस्ट कंडक्टर है क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम देता है। और आपने सुना होगा कि हीटर की जो कॉइल होती है वो निकल की या नाइक्रोमियम वगैरह की बनी होती है। बल्ब के अंदर जो दूसरा बल्ब होता था हमारा पुराने वाला, आजकल तो ट्यूबलाइटें हैं, पुराना बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़रा काफ़ी हाई होता है और जितना भी रेजिस्टेंस इसमें आए ये बर्दाश्त करता है, जलता नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अब मैं जरा शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा लिखना है ऐसे, आर की जगह आप लिखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक आयरन की रॉड ले लो, उसको थोड़ी सारी हीट दो, वो गर्म हो जाएगी। जितनी चीजें गर्म होती हैं उतना रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। मगर 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 रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज
इन टेम्परेचर। आप प्यारे बच्चों इसको आप क्या करना, स्टार मार्क कर देना। एक तो ये ज़रूरी है ही, और दूसरा अभी हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि मैं आपको 100% ये समझा दूं स्टेटमेंट। मैं ऐसे हल्की सी कोशिश करूंगा और कुछ ही चीज़ें बताऊंगा। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, तब हम पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और ये चीज़ें पढ़ेंगे। अभी इतना सुन लो, सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कंडक्ट करें कभी ना करें, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ा, इनका रेजिस्टेंस कम 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 कम। अब ज़रा मैं चाहता हूं कि चलो अभी नहीं पूछता, कोई एक नई चीज़ मुझे आपको पूछनी है, वो मैं पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। कितने हुए थे अभी पहले? 1 2 3 4 5 6, छठा पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ एलोइज। रेजिस्टेंस ऑफ एलोइज, एलोई क्या होती है बताता, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एलोई का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल जुड़े। एलोई का मतलब होता है व्हेन टू और मोर देन टू मेटल्स कंबाइन, उसको बोलते हैं एलोई। एलोई भी हम पढ़ेंगे, एलोई पढ़ेंगे, ओर्स पढ़ेंगे, ये भी केमिस्ट्री के मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना सुन लो कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं एलोइज बोलते हैं हम। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, और हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है कहीं पे भी, तो आप लाइव सेशन में और या ग्रुप में चैट करना, मैं वहीं पे डाउट क्लियर करूंगा। और आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा नंबर भी है, ये पर्सनल नंबर है। और प्लीज़ ज़रा कोई डाउट हो तो तभी कॉल कीजिएगा। अब उसके बाद अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे सीरीज क्या होता, पैरेलल क्या होता और ये कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। फिर थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ेंगे और आगे फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं ये लिखने वाला लेक्चर ज़रा छोटा बनाया करूँगा और लिखा हुआ लेक्चर ज़रा लंबा बनाया करूँगा। ठीक है? तो अभी इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।